हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम अमीन पटवारी कि जो स्पेशल बैच है टॉप 10 क्वेश्चन वाला वो सीरीज हम कंटिन्यू देख ही रहे हैं, है ना। इसमें आपको ऐसे ऐसे सवाल देखने को मिलेगा जो हूबहू एग्जाम के पैटर्न पर आधारित होगा। यदि आप इस पूरे जो सीरीज है इसको कंटिन्यू देख लीजिए, है ना। यदि पूरा देख कर जाते हैं एग्जाम हॉल में तो इतना तो मान लो कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। आपको एक आइडिया तो मिल ही जाएगा कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे और उन सवालों को कैसे बनाया जाएगा। क्लियर है भाई। इससे पहले मैं पूरा मेरा कंप्लीट मैथ्स का जो न्यू पैटर्न वाला जो मैथ्स है अमीन पटवारी के लिए खासकर वो पूरा यूट्यूब में फ्री डाल दिया हूं। आप कंटिन्यू वहां पर जाकर देखिए और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करिएगा। क्लियर है दोस्तों। तो आज का हमारा पहला सवाल ध्यान से देखिएगा। ये रहा हमारा पास पहला सवाल भाई, ध्यान समझना। ये ठीक क्या बोला गया है, यदि प्लस को पाई, गुणा को हैश, भाग को आपके पास डॉलर और आपके पास माइनस को डेल माना जाए तो निम्नलिखित को सम्मिलित करके आपको क्या करना है, इस सवाल का जवाब देना है भाई। ठीक है भाई, बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों। ऐसे सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। अब हमको पता है कि भाई प्लस का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे पाई होता है। ठीक है, गुणा का मतलब क्या है, यहाँ पर दिया गया है हैश है ना। और यहाँ पर भाग को किससे प्रदर्शित किया गया है, डॉलर से परिभाषित किया गया है। और माइनस को किससे दर्शाया गया है, तो मैंने कहा यहाँ पर डेल से किया गया है। क्लियर है। अब हमारे पास पहला वाला हम देखते हैं के वाला का था। ध्यान समझना दोस्तों, मैं कुछ करूंगा नहीं, डेटा बस रखूंगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ये 4 तो है। यहां पर मैं कह सकता हूं हेस को कौन से साइन से दर्शाया गया है, तो मैंने कहा हमारे पास गुणा को ही हमने किससे दर्शाया है, हैश से। क्लियर है। मतलब हैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, गुणा, फिर उसके बाद 6 है। और हमने देखे कि डॉलर किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो हम कहेंगे भाई भाग का, तो हम कहेंगे भाग यहाँ पर कितना कर देंगे, 2। क्लियर दोस्तों। अब हमारे पास पता है सिंप्लीफिकेशन में सिंपल हम इतना जानते हैं कि सबसे पहले भाग होता है फिर गुणा का प्रक्रिया होता है। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 3 का गुणा 4 के साथ होगा तो 3 चौके 12। इसका मतलब आपके पास 12 दिया गया है पहले वाले में, तो हम कहेंगे पहले का तो पहला होना चाहिए। आए भी समझ में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट वाले में ये 72 है। यहाँ पर दिया गया है भाई डॉलर, और डॉलर किसका प्रतिनिधित्व है, भाग का, तो मैं सबसे पहले भाग लगा दूंगा। क्लियर है। उसके बाद 12 है तो मैं सबसे पहले 12 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है हैश, और हैश किसका प्रतिनिधित्व है, तो मैंने कहा गुणा का, तो गुणा कर दिया। कितना है हमारे पास 8। ठीक है भाई, कितना है 8। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो भाग की प्रक्रिया होगा, तो 12 कम 12 और 12 छक्के 72 और 6 और 8 का गुणा होगा तो 6 8 48। इसका मतलब हम कहेंगे एल का हमारा करेक्ट क्या होने वाला है, दूसरा होने वाला है। क्लियर है भाई। आगे समझ में। आगे बढ़ेंगे, 48 दिया गया है। 48 उसके बाद डेल, डेल किसका साइन का प्रतिनिधित्व है, माइनस का, तो मैंने कहा माइनस। उसके बाद दिया गया है 16, डेल किसका है, माइनस का है, तो हम कर देंगे 16। चलो भाई 16। उसके बाद पाई किसका है, तो पाई है प्लस का, तो प्लस का कर दिया मैंने 6। क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जोड़ने वाला। 48 और 6 कितना हो जाएगा भाई, तो 48 6 54, 54 में 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो मैंने कहा 38। तो हम कहेंगे आपके पास जो एम वाला है, एम का तीसरा होगा, और लास्ट वाला जो एन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये चौथा होगा। मतलब जस्ट आमने सामने रखकर आपसे ये सवाल पूछ दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखना। तो हम देखें कि के का क्या होना चाहिए भाई, पहला होना चाहिए। के का पहला है यहाँ पर। उसके बाद एल का दूसरा होना चाहिए, एल का दूसरा भी है। उसके बाद एम का तीसरा होना चाहिए, एम का तीसरा भी है। उसके बाद एन का चौथा होना चाहिए, एन का चौथा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। आ रहा है भी समझ में। हूबहू यही पैटर्न के सवाल देखने को मिलेगा, इसलिए भ्रमित होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बार बार बता रहा हूं, आज 20 आपके पास नंबर है, 17 दिन 7 दिसंबर को एग्जाम है। मात्र आपके पास 16 दिन का समय है, और यदि 16 दिन के समय में आप अच्छे से और सही तरीके से सही डायरेक्शन में तैयारी करते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, मैं कामना करता हूं भी कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल दिखेगा। ये गजब का सवाल, ये मान लो कि ऐसे सवाल बनते भाई हमारे पास बनते, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब ध्यान से देखना सवाल क्या बोलना चाह रहा है।
तो सवाल ये है कि मिलान कीजिए सूची 1 और इधर सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करके बताना है। अब एक बोला गया है कि 250 ml और 4 लीटर का अनुपात क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है, एक मेरे पास हो गया 250 ml और एक दिया गया है 4 लीटर। मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होगा कि 1 लीटर में होता है हमारे पास 1000 ml होता है। 1 लीटर में कितने ml होता है, 1000। तो भाई 4 लीटर है तो 4000 ml होना चाहिए। तो मैंने कहा ये 250 अनुपात 4 लीटर है तो हो जाएगा भाई 4000 ml। क्लियर है, दोनों डेटा ml में होना चाहिए। यदि ये ml में है तो दूसरे वाले को भी ml में होना चाहिए। मैं पहले बताया था अनुपात एक जैसे चीजों का, वस्तुओं का, राशियों का निकाला जाता है, अलग अलग का नहीं निकाला जाता। अभी समझ में। तो अब हम यहाँ पर काट कर देखते हैं, ध्यान समझना। मैंने कहा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 कम 25 और ये 16 बार में कट जाएगा भाई आपके पास 400। तो अनुपात क्या आना चाहिए, 1:16 आना चाहिए। मतलब मैं समझ गया था कि पहला का होगा भैया चौथा, पहला का क्या होगा, चौथा होगा। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वाला एल वाला। एल वाले में क्या दिया गया है, तो मैंने कहा एक तो दिया गया है 7x प्लस 4y अपान, अनुपात में ना अपान में कर दिया 5x है ना, प्लस 6y बराबर कितना दे दिया भाई 7:8 दे दिया गया है। तो हमको x और y का मान क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञात करना है। ठीक है भाई, अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाहेंगे। 8 का गुणा इधर करेंगे तो 8 सत्ते कितना होता है, तो आप कहोगे 56x प्लस 8 चौके 32y बराबर 7 का गुणा उधर कर देंगे तो 7 पंचे 35x प्लस ये हो जाएगा 7 छक्के 42y। अब मैं कहूंगा x को एक साइड और y को एक साइड रखेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, ये हमारे पास 56x माइनस करके हम लिख देंगे 35x को। ठीक है, बराबर उधर 42y है, ये हमारे पास 32y का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 32 का y। अब सिंपल बताओ 56 में 35 घटेगा तो बचेगा कितना भाई 21x बराबर 42 में 32 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, आप कहोगे 10y बच जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या मिल गया भाई, तो मैंने एक चीज कहा कि 21x बराबर हो गया मेरे पास 10y। तो हम चाहते हैं कि x बटे y निकल जाए, तो हम क्या करेंगे, 10 तो उधर है ही, 21 को पक्षांतर करेंगे तो गुणा किस में चले जाएगा, भाग में। तो x और y का अनुपात क्या आएगा, तो मैं कहा 10:21 आना चाहिए। मतलब दूसरा का तो दूसरा ही होगा यार, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखेंगे, m वाला का थोड़ा हमारा क्या है, ध्यान समझना है दोस्तों। ये दिया गया है 2/3, फिर बराबर करके दे दिया गया है 4/6, फिर बराबर करके दे दिया गया है 6/9, फिर बराबर करके पूछा गया है क्या आएगा। ध्यान समझना, मैं कुछ करना नहीं चाहता यार। यहाँ पर मैंने देखा कि 3 का दुगना है, ये 3 का दुगना क्या है 6 है, और 2 का दुगना क्या है 4 है। मानते वही चीज को, 2 का दुगना 4 और 3 का दुगना 6। तो आगे मैंने सोच लिया फिर तो यही होना चाहिए। 9 का दुगना 18 और 6 का दुगना करने पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 12। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहोगे 12/18 या 12:18। तीसरा का होना चाहिए दोस्तों पहला। क्लियर है, एक बच गया हमारे पास n, और इसको सॉल्व करके देखना, ये होगा हमारे पास 100% n का तीसरा नंबर का होगा। तो अब हम देखेंगे कि सवाल में ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है भाई। तो मैंने कहा पहला k का होना चाहिए मेरा, कौन सा, चौथा। k का चौथा, k का पहला है भाई गलत हो जाएगा, k का चौथा है यहाँ पर, k का चौथा यहाँ पर भी है और k का तीसरा यहाँ पर है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आए भी समझ में, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट। फिर उसके बाद हमारे पास k का तो क्लियर है, l का हम देखेंगे तो l का दूसरा, तो l का यहाँ पर तीसरा है तो ये भी गलत हो जाएगा। l का दूसरा है यहाँ पर, n का तीसरा है और m का पहला है भाई। क्लियर है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऐसे सवाल मिलेंगे और ऐसे सवाल को हम छोड़ नहीं सकते, ये सवाल हमारा सिलेक्शन सवाल है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट सवाल। फिर देखिएगा ये सवाल बोला गया है 600 का 20% क्या होगा। तो मैंने सिंपली कहा ऐसे सवाल मिल जाए तो हमारे लिए तो राज ही राज है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 600 का कितना भाई 20%, और 20% निकालने के लिए परसेंट का नीचे में क्या कर देंगे 100 कर दोगे आप। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 20 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो हो जाता है 120। मतलब मैं कह सकता हूँ कि k का होना चाहिए भाई पहला। क्लियर है। फिर बोला गया है 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर का औसत चाल निकालना है। मान लो एक निश्चित दूरी है, ये मेरे पास एक निश्चित दूरी है a और b, ध्यान समझना। यदि मैं ये कहूं आपसे कि भाई मैं 20 की स्पीड से जा रहा हूं, 20 की स्पीड से गया
20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता हूं और उसी बिंदु पर पुनः वापस, है ना, 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आ जाता हूं, तो औसत चाल क्या होगा? तो मैं तो कुछ करना नहीं चाहूंगा, मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो भी औसत चाल आएगा, जो भी एवरेज चाल आएगा, यहाँ पर जो भी दोनों का एवरेज चाल आएगा वो 20 और 30 के बीच का होगा। ध्यान समझने मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, औसत चाल जो होगा वो 20 से बड़ा होगा लेकिन 30 से कम होगा। मैंने ऑप्शन देखा, 4 ऑप्शन है मेरे पास, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 20 से बड़ा लेकिन 30 से छोटा हो? तो एक ही ऑप्शन है, मैं तो हल भी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट मार दूंगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, एल का दूसरा हो जाएगा, या तो आप फार्मूले यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं है। औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई होता है ना। यदि हम कहेंगे 2 गुणा 20 गुणा 30 और 20 और 30 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 दुनिया 8 और 8 हो जाएगा 24। यही तो था हमारे पास करेक्ट आंसर। क्लियर है? प्रथम लगातार 30 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों 30 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा भाई? तो हमको पता है कि प्रथम लगातार, ध्यान समझना, प्रथम लगातार यदि स्टार्ट से ही बोल दे आपको, लगातार n विषम संख्याओं का जो एवरेज होता है ये हमेशा क्या होता है, n ही होता है। क्या होता है n? तो यहाँ पर 30 दिया है तो इसका एवरेज भी कितना होगा, 30 हो जाएगा। अब एक बच गया हमारे पास n वाला लास्ट वाला, तो इसका क्या होगा, 40। क्लियर है भाई? तो इस हिसाब से देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर भी हूबहू वही लाइन है। के का हमारे पास पहला होना चाहिए, एल का हमारे पास दूसरा होना चाहिए, कहीं पर है भाई, एल का दूसरा, के का पहला, एम का तीसरा और एन का चौथा। ऑप्शन नंबर जो पहला होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये मान लो ये छपने वाला सवाल है भाई, कहीं नहीं जाएगा यहाँ से सवाल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। जी ये मान लो कि ये सवाल गजब का सवाल है, गजब का भाई, है ना, एग्जाम में हूबहू आएगा, छपने लायक सवाल है, ये छपेगा भाई, ठीक है। ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेगा, तो हम इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। अभी मैं बता रहा हूं, कुछ दिन पहले अभी वार्ड बाय का एग्जाम हुआ था, आप सबको याद होगा वार्ड बाय, है ना, जिसमें आपके पास क्या था भाई, क्वालिफिकेशन 8वीं 10वीं 12वीं, ये आपके पास क्वालिफिकेशन था। लेकिन सवाल कैसे पूछे गए, हूबहू एकदम कठिन लेवल का। ऐसा नहीं कि सिंपल 1 2 3 को जोड़ दो, आगे कितना आंसर आ रहा है ये पूछेगा आपसे। भाई वो कुट पूछ रहा है, आप पढ़ क्या रहे हो, ये भी तो हमको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों अमीन पटवारी में ये मान लो कि आपके लेवल भी बढ़ेगा और सवाल का तगड़ा भी रहने वाला है। क्लियर है? तो इस चीज को बिल्कुल नकारना नहीं है। देखिएगा अगला सवाल, फिर बोला गया है नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्पों को चुनकर बताना था। ये हमारे पास अभिकथन दिया गया है। अभिकथन क्या है भाई? ये हमारे पास सिंपल सी बात है, एक वर्ग है, ये हमारे पास एक आयत है और ये हमारे पास वृत्त है। क्लियर है? क्या है? यह आकृतियां द्विमीय आकृतियां हैं। तो हम सिंपल सी बात है कि द्विमीय आकृति क्या होती है, उन आकृतियों को हम 2D या द्विमीय आकृति कहते हैं जिसमें केवल 2 विमा होते हैं, है ना, जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, जिसमें ऊंचाई या मोटाई नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं, द्विमीय आकृति। तो वर्ग भी हमारे पास इसमें लंबाई और चौड़ाई होगा, आयत में भी लंबाई और चौड़ाई होगा, और वृत्त में चूंकि वैसा कुछ होता नहीं, इसमें त्रिज्या बेस्ड रहता है, तो वृत्त भी हमारे पास द्विमीय आकृति है। क्लियर? हम इसके ऑल ओवर पार्ट को एक साथ नहीं देख सकते, तो ये किस श्रेणी में आ जाएगा, हमारे लिए द्विमीय आकृति की श्रेणी में। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो अभिकथन होगा ये एकदम मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। बात करते हैं कारण की, तो द्विमीय आकृतियों में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, किंतु ऊंचाई नहीं होती। तो भाई मैं कहूंगा कारण भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि उसी चीज का मैं पहले अभी क्या किया, एक्सप्लेन किया था। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर कथन तो सही है और साथ में कारण उस कथन की सही तरीके से पुष्टि भी कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा कथन और कारण दोनों सही है, और कथन की जो है कारण सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा, है ना, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आए भाई समझ में? ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल। फिर निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। अभिकथन दिया गया है एस किसी ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम धनात्मक संख्या और किसी धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या होती है, बोला गया। योज्य प्रतिलोम क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एक चीज हमको बताने की कोशिश कर रहा है, इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। क्या बोला गया है कि भाई किसी ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम कैसे होने चाहिए,
धनात्मक होता है और किसी धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है बोला गया है, ऋणात्मक होता है बोला गया है। यदि मैं मान लो दो संख्या लेना चाहूं, ये दो संख्या मैं एक ही प्रकार की संख्या लेना चाहता हूं, ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है, ध्यान समझना है भाई। मैंने कहा एक संख्या मेरे पास 8 है, ये ऋणात्मक है, और एक संख्या 8 है, ये मेरे पास धनात्मक संख्या है। अब मुझे किसी ने बोल दिया कि भाई -8 का आप योज्य प्रतिलोम निकालिए, तो मैं -8 का योज्य प्रतिलोम क्या करूंगा, चेंज करके निकालूंगा। माइनस है, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव, ये होगा उसका क्या योज्य प्रतिलोम। निगेटिव का योज्य प्रतिलोम पॉजिटिव होता है, और याद रखना पॉजिटिव का योज्य प्रतिलोम हमेशा निगेटिव होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा कथन एकदम क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है कि वहां पर जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है ना भाई। ये होता है हमारे पास, जैसे निगेटिव कोई अंक है तो उसका योज्य प्रतिलोम पॉजिटिव में आएगा, अंक चेंज नहीं होगा भाई, अंक चेंज नहीं होता, केवल चिन्ह चेंज होता है। और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का योज्य प्रतिलोम आपके निगेटिव में आ जाएगा। क्लियर है। फिर बोला गया है किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस संख्या के साथ जुड़ने पर योज्य तत्समक शून्य प्राप्त होता है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही कीजिए। अब इस कथन को हम यहाँ पर यदि प्रूफ करके देखें कि मैंने अभी कहा कि -8 का योज्य प्रतिलोम +8 हुआ, और +8 का योज्य प्रतिलोम क्या है भाई, निगेटिव। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर यह पुट करने की कोशिश करूं कि -8 का योज्य प्रतिलोम यदि उसके पॉजिटिव वाले को ऐड कर देता हूं तो आप कहोगे 0 आना चाहिए। तो भाई -8 और +8 आपस में कट जाएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कारण भी मेरा एकदम क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। आए भी समझ में। तो हम कहेंगे कथन भी तो हमारा करेक्ट है और साथ में कारण भी एकदम क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कथन और कारण दोनों सत्य होगा, और कथन की जो कारण है वो एकदम सही तरीके से व्याख्या भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा ये हमारा क्या होगा, एकदम राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल। फिर ये नीचे दिए गए कथन और कारण बहुतायत ज्यादा मात्रा में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन प्रकार के सवालों के लिए आपको थ्योरी बेस्ड तो पढ़ना ही चाहिए, और मेरे जितने भी पुराने क्लास है उनमें सब में डिटेल बता दिया गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्पों को चुनकर आपको बताना है भाई, ठीक है। अब हमारे पास कथन क्या है भाई, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए बोला गया है। मान लो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है मेरे पास, ए और बी वो संख्या है ना। तो ए और बी मान लो संख्या है जिनका एचसीएफ और एलसीएम हमेशा उन संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब है हमने एक फार्मूला पढ़े हैं किसमें भाई, अनुपात समानुपात के केस, अनुपात कहता हूं एलसीएम में, कि भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू क्या होता है, एचसीएफ होता है भाई, पढ़ते हैं। क्लियर। अब मान लेते हो संख्या हमारे पास क्या दिया है, एक संख्या हमारे पास ए है और दूसरी संख्या हमारे पास बी है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम तो इन्हीं दोनों संख्याओं का होगा ना, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि एलसीएम 3 संख्याओं का ए और बी का एलसीएम इंटू एचसीएफ भी क्या होगा, इन्हीं दोनों संख्याओं का होगा। एचसीएफ किसका होगा हमारे पास, इन्हीं ए और बी के बराबर होगा। तो यह कथन जो है एकदम करेक्ट होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो कथन है दोस्तों यहाँ पर एकदम करेक्ट है। फिर 3 संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। 3 संख्याओं का गुणनफल जो होगा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता। ये भी हमारे पास कारण क्या है, सही है भाई। कहां होगा हमारे पास, मान लो मैं रेंडमली, हमको पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है मान लो हम पुटअप करना चाहें, डेटा को अपने हिसाब से सेटअप करना चाहे, तभी तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। यदि मैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है कि गणित में पॉसिबल नहीं है, मैं अपने तरीके से पुट कर सकता हूं, लेकिन एक डेटा पुट करने से वो आपके कथन सिद्ध नहीं हो जाता। वो कारण तभी सिद्ध होगा जब सभी पर फॉलो हो, और सभी पर फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कारण भी एकदम सटीक नहीं माना जाता। तो हम कहेंगे यहाँ पर कारण भी हमारा क्या होगा, क्योंकि भाई 3 संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता। कारण हमारा एकदम सही है भाई, सही बोल रहा है कि भाई 3 यदि रैंडमली कोई संख्या ले लिया जाए तो उनका गुणनफल कभी नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन ये 3 संख्या वाला इन 2 संख्याओं के लिए सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इस चीज को भी याद रखना, इसका कथन अलग है और ये नीचे वाले का कारण अलग है। हालांकि कारण सही है मेरा,
लेकिन कारण उस कथन की सही तरीका से व्याख्या नहीं कर रहा है, इस चीज को भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरे दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। क्या है भाई, कथन और कारण दोनों सही होगा, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो मेरा क्या कहूंगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी समझ में, आगे बढ़ते हैं, ऐसे सवाल मिलेगा और अच्छे से डील करना है। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बोला गया है। यहाँ पर हमारे पास 4 कथन दिया गया है, उन चारों में से कोई तो होगा जो करेक्ट होगा। अब बोला गया है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला पुट करने से पहले मैं डेटा रख लूंगा। मैंने मान लो कोई 3 प्राकृतिक संख्या ले लिया, 1, 2 और 3। आप कहोगे इन तीनों प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है भाई, 6 मानते हो। n यहाँ पर क्या होगा, अंतिम संख्या होगा। टोटल कितने संख्या है, तो मैंने कहा यहाँ पर n की वैल्यू जो होगा ये 3 के बराबर होगा, 3 संख्या में। अब मैं पहले वाला फार्मूला में रखने की कोशिश करता हूँ। क्या दिया गया है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो n का मान 3 है, 3 में 1 जोड़ने पर हो जाएगा भाई 4, और 4 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6, है ना। 3 चौक 12, 12 को 2 से भाग देंगे 6, यहाँ पर भी होगा 6। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो कथन होगा एकदम करेक्ट होगा। फिर प्रथम n सम संख्याओं का योग n और n प्लस 1 होता है, योग की बात चल रहा है। जैसे मैंने कहा 1 प्लस 2, अब सम संख्या बोला गया है ना, तो सम संख्या बोला गया तो मैं कहूंगा 2 और 4 और 6, ये 3 संख्या ले ली तो योग कितना हो गया भाई, 12। अब यहाँ पर n का मान कितना होगा, 3 संख्या हमारे पास, तो हमने लिख दिए 3। अब फार्मूला पुट करेंगे, हमारे पास फार्मूला है n प्लस 1, यही भाई। तो मैंने कहा n का मान 3, और n में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो होगा 4, और 3 और 4 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 12। तो यहाँ पर k वाला कथन भी मेरा क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। j और k तो हो नहीं है, क्लियर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला कि प्रथम इन नहीं होगा, ये n है ना। n विषम संख्याओं का योग n प्लस 1 का स्क्वायर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मान लो कोई रैंडमली मैं विषम संख्या ले लिया 1, 3 और 5, तो इसका योग कितना होगा, तो आप कहोगे 9 होगा। हमारे पास टोटल n की वैल्यू कितना, 3 संख्या लिया तो 3 होना चाहिए। अब यदि मान लो n प्लस 1 का होल स्क्वायर बोला गया तो 3 और 1 को जोड़ देंगे तो 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो ये हमारे पास क्या होगा, गलत हो जाएगा। बल्कि याद रखना n विषम संख्याओं के योग क्या होता है, तो योग का फार्मूला हो जाता है n का स्क्वायर होता है। क्या होता है, केवल n का स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर नहीं होता। तो ये वाला कथन जो होगा गलत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, आपके लिए ये फार्मूला नहीं होता यार। घनों के लिए क्या होता है, n सामने में रहता है, फिर n प्लस 1 बटे 2 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर सामने में n होना चाहिए था, नहीं है, इस कारण से ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हमने देखे कि हमारे शुरू के 2 ही ऑप्शन सही हैं, जे और के। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपको हर बारीक चीज पता होना चाहिए, ठीक है, और ये प्रैक्टिस करने से भी बनेगा भाई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि ब्याज के ऊपर एक होता है हमारे पास साधारण ब्याज, और एक होता है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है भाई, आप जान लो। साधारण ब्याज में हर साल सेम ब्याज बनेगा, है ना, सेम ब्याज बनता है, याद रखना, ठीक है। हर साल ब्याज समान रूप से बनता है। यदि मान लो 1000 रुपए पर 100 रुपये ब्याज बन रहा है तो हर साल आपको 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, पहले साल तो 100 रुपये मिलेगा, लेकिन दूसरे साल उस 100 रुपया का भी ब्याज मतलब बनाएगा वो। मतलब अब 1000 का ब्याज तो देना ही पड़ेगा, साथ में जो 100 रुपया का जो ब्याज बना है उसका भी वो ब्याज लेना चालू कर देगा। इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज हर साल अलग अलग ब्याज देना चालू करता है। अब यहाँ पर सवाल है कि साधारण ब्याज का सूत्र है बोला गया है। साधारण ब्याज सिंपल सी बात है, हमको इतना पता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे क्या होता है, 100 होता है, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये पहला वाला जो है एकदम करेक्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। दूसरा दिया है मूलधन निकालना रहेगा तो मूलधन निकालना रहेगा तो SI में गुणा कर देंगे किसका, 100 का, ठीक है। और P को वही रहने देते, RT को ला लेते हैं तो R इंटू कितना होना चाहिए, T। ये होगा हमारे पास P बराबर है क्या, यहाँ पर P बराबर SI RT, ये भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। R बराबर SI इंटू 100 और P इंटू T, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
P बराबर SI और PR, ये वाला कथन भी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमने देखे हैं कि साधारण ब्याज के ये फार्मूला से हम चारों के चारों फार्मूला को आसानी से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने देखे कि इसके चारों के चारों जो कथन थे वो सब के सब करेक्ट थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर। क्लियर है भाई, आया समझ में। आज का हमारा लास्ट सवाल, ध्यान देना, ये बोला गया है नीचे दिए गए कथन यस और कारण आर के लिए सही विकल्पों को चुनकर बताना था। ध्यान समझना, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी, अब सिंपल सी बात है, जिस प्राइस पर हम कोई सामान को बेचते हैं सामने वाले को, वो हमारे लिए क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। क्लियर है, उसके क्रय मूल्य से अधिक है तो लाभ होता है। अब एक चीज बताओ, आपको लाभ कब होगा, मैंने एक चीज बात बोल दिया, लाभ, प्रॉफिट। तो आप कहोगे लाभ कब होगा भाई, तो मैंने कहा मैंने 10,000 के एक मोबाइल खरीदा है ना, 10,000 में क्या खरीद लिया भाई, एक मोबाइल खरीद लिया। ध्यान समझना, ठीक है, ये मैंने क्या किया, खरीदा मतलब सीपी है मेरे लिए, ठीक है। मैंने 10,000 में एक मोबाइल खरीदा और फलाना को उस चीज को मैं 12,000 में बेच दिया। क्या कर दिया, 12,000 में बेच दिया एसपी, ठीक है, इसी मोबाइल को ध्यान समझना है ना। मैंने 10,000 में खरीदा और 12,000 में बेच दिया, तो आप कह तो सकते हो ना कि भाई मैंने कम में खरीदा और उस सामान को ज्यादा में बेचा तभी मुझे लाभ हुआ है। 2,000 ऐसे थोड़ी आया है भाई, मैंने कम में खरीद कर किसी सामान को यदि ज्यादा पर बेच दूं तब मैं कह सकता हूं कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर दिया गया यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से अधिक हो तब हमको लाभ होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। खरीदी मूल्य से यदि बिक्री मूल्य ज्यादा होगा तभी ना लाभ होगा। तो यहाँ पर एसपी जो होगा ये ग्रेटर देन होगा एसपी से, है ना भाई। विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो कथन होगा दोस्तों एकदम करेक्ट होगा। फिर लाभ की गणना एसपी माइनस सीपी के रूप में की जाती है। अब मान लो मैंने कहा 10,000 के सामान को 12,000 पर बेचूंगा तो लाभ निकालूंगा कैसे, तो आप कहोगे लाभ निकलेगा भाई 12,000 में से हमने 10,000 को घटा दिए, है ना, तो आप कहोगे 2,000 का हमको लाभ हुआ है। 2,000 का लाभ, जैसे मैंने कहा ये तो बेचा था और ये मैंने खरीदा था, तो ये जो भी आए ये मेरे पास प्रॉफिट होगा। तो हमने कहे कि हमको विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा, तो ये कारण भी हमारा करेक्ट होगा। मतलब एसपी मतलब हमारे पास कथन भी सही है और कारण भी इस बात की पुष्टि करता है कि वो कथन हमारा सही है। तो हम कहेंगे कथन और कारण दोनों सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो अभी से आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइएगा। कंटिन्यू देखते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर है, मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन कंटेंट के साथ फिर। क्लियर है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।